ड्रामा के स्टार्टिंग में इस कहानी की हीरोइन एनी गॉड से प्रे करते करते वॉइस ओवर में अपनी कहानी बता रही होती है। किस तरीके से उसके डैड की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चलते रहती है और वो उनकी बस लास्ट विश यही है कि एनी की शादी हो जाए। एनी एक्चुअल में उसके सबसे मेन सबॉर्डिनेट हुओ के साथ पिछले 10 सालों से हिडन रिलेशनशिप में है और ये बात किसी को पता नहीं है। शुरुआत में तो सबॉर्डिनेट ने बोला था, यानी हुआ ने बोला था कि वो एनी से ज़रूरी शादी करेगा, लेकिन अभी कुछ अलग ही फैमिली में पंगे चल रहे हैं। ऐसी वजह से वो लोग इस रिलेशनशिप को हाइड करके ही रखेंगे। एनी हुआ की इन बातों को मान लेती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज उसकी शादी किसी और से होने वाली है। अपने डैड को विश को पूरा करने के लिए उसने इस कहानी के हीरो रुआन से शादी करने का डिसाइड किया था। क्यों? क्योंकि इतने 10 सालों से रिलेशनशिप में रहने के बाद भी जब भी एनी हो से शादी करने के बारे में बोला करती थी तो वो बहाना करके टाल देता था। यहाँ तक कि उसकी मॉम भी गुजर गई, उसके भाई भी शहीद हो गए, अब बस उसका डैड ही अकेला बचा था। लेकिन तब भी वहाँ पर वो एनी से शादी करने के लिए नहीं मानता है। एनी उसे इतना बोलती है, मेरे डैड का लास्ट विश है, हम दोनों रिलेशनशिप में तो है ही ना, आखिरकार मुझसे शादी करने में क्या ही प्रॉब्लम है। वो हर बार बहाना बना दिया करता था, लेकिन बस अब और नहीं। आज जब वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है तो वो उसके डैड का केयर करने के लिए आया हुआ था। उसकी इन सारी नौटंकियों को देख करके अब वो बोर हो चुकी थी। उसके डैड उसे कहते हैं कि सब कुछ लाइफ में ठीक ही चल रहा है, अब बस मैं इतना चाहता हूँ कि मेरी बेटी एनी की शादी हो जाए। एनी आकर के उसे गुड न्यूज़ देते हुए कहती है, डैड आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक्चुअल में अगले 15 दिनों में शादी कर रही हूँ। ये सुनते ही उसके डैड काफ़ी खुश हो जाते हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि दूल्हा कौन है फिर भी। और ये बात सुन कर के वो मन ही मन सोचने लगता है कि अब वो इस तरीके से उसे ब्लैकमेल कर रही है पिछले अगले 15 दिनों में शादी करने का नाम लेकर के। एनी उसे कहती है, डोंट वरी डैड, मैं उस इंसान को आपसे मिलवाने के लिए जल्दी ही लेकर के आऊँगी जिस इंसान से मैं अगले 15 दिनों में शादी करने वाली हूँ। अब हुओ को लगने लगता है कि ये लड़की क्या ही ड्रामा करी है और एनी को समझाने का कोशिश कर रहा होता है कि इतनी भी क्या ही जल्दी है। एनी कहती है, तो मैं दिख नहीं रहा क्या, मेरे डैड इतने साल से परेशान है, मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है मेरे डैड के अलावा। और भी ऐसी बात है कि मैं अपने डैड की बात तो मानूंगी ही। अपने डैड से मिलने के बाद जब वो वहाँ से निकलती है तो वो एनी को बाहर निकलते ही डांटने लगता है और कहने लगता है कि वो अपने डैड के सामने क्यों बकवास कर दी कि वो अगले 15 दिनों में शादी करिए, तुम्हें पता है कि मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही। एनी कहती है, तो ये मैंने कब कहा कि मैं शादी तुमसे कर रही हूँ। ऐसा कर के वो वहाँ से चली जाती है। वो रुआन की फैमिली से मिलने के लिए जाती है और जब एनी की तरफ से रुआन के लिए रिश्ता आया था तो उसकी फैमिली खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में कुछ साल पहले एनी पर कुछ गुंडों ने अटैक किया था, लेकिन रुआन ने उसे बचाया था और क्रेडिट हुओ ने ले लिया था। और इसी वजह से एनी हुओ के साथ पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में थी। अब रुआन एक मिलिट्री में बहुत ही हायर पोजीशन पर पहुंच चुका है। उसे पता चलता है कि एनी उससे शादी करना चाहती है तो ऑब्वियसली वो तुरंत ही उसे हाँ कह देता है। उसकी फैमिली खुशी खुशी एनी को घर का खानदानी कड़ा पहनाते हुए कहती है कि हमें बहुत ही खुशी होगी अगर रुआन सच में तुमसे शादी कर रहा है, तो या फिर यूँ कहे कि अगर तुम सच में रुआन से शादी कर रही हो तो। आफ्टर दैट एनी अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। जब वो लौट रही थी तो वो जीजी से मिलती है। जीजी यहाँ पर एनी को शो ऑफ कर रही थी। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि मैं वो की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और उसने शायद तुम्हें बताया नहीं, हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ये देखो उसकी फैमिली ने मुझे एक ख़ानदानी कड़ा भी दिया है। अब तक अगर एनी हुओ के बारे में सोच रही होती तो शायद उसे फ़र्क पड़ता, बट वो उसे कहती है चलो अच्छी बात है, वैसे भी मैं हुओ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो याद करती है पिछले कई सालों से उसने यहाँ पर हुओ को कन्विंस करने का कोशिश किया कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन एनी हाउ वो उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था और इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि वो जीजी से शादी करने वाला था। अब उसे ये बातें सब कुछ समझ में आ रही होती है। वो इन बातों को छोड़ ही देती है। वो कहती है ठीक है, अगर तुम्हें वो कचरा इतना ही पसंद है तो मुझसे शादी करना चाहती हो तो कर सकती हो, मुझे शो ऑफ करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं उससे ब्रेकअप कर चुकी हूँ। ऐसा करके वो वहाँ से जा रही होती है। उसने इसके अलावा जीजी को कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन जीजी एनी का इंसल्ट बेवजह ही करने का प्लान करते रहती थी।
जैसे ही वो वहाँ से निकल रही होती है तभी वो उसे रास्ते में मिलता है। वो एनी को परेशान करते हुए कहता है कि वो ये क्या ड्रामा करी है, उसने जीजी को ऐसे बुली कैसे किया। जीजी मेरी बचपन की फ्रेंड है और वो उसका इंसल्ट नहीं कर सकती। अगर वो इसी तरीके से बिहेव करती रही तो वो उससे कभी शादी नहीं करेगा। एनी उसे कहती है कल मैंने तुमसे क्लियर नहीं किया क्या कि मैं तुमसे अब शादी नहीं करने वाली हूँ, और तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम्हारी और जीजी की शादी होने वाली है जो तुम यहाँ आकर के ड्रामा कर रहे हो गए थे। वो तो सिर्फ मैं फैमिली के कहने की वजह से कह रहा हूँ। डोंट वरी, अगर जीजी से मैं शादी कर भी लूँगा ना तो भी मैं तुम्हें गलत तरीके से कभी ट्रीट नहीं करूँगा। इस बात पर रहने उसे कहती है मतलब कि तुम मुझे अपनी पूरी लाइफ सीक्रेट गर्लफ्रेंड ही बना करके रखना चाहते हो, बट अफसोस अब मैं उस आइडेंटिटी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने कल ही तुमसे ब्रेकअप कर लिया और मैं सच में किसी और से शादी करी हूँ। और तुम इस इंसान को जानते हो, रुआन का नाम तो सुना होगा ना, वो तुम्हारी ही फील्ड में है और अब तो वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। वो उसे जानता था, इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से जानता था। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हो कि ग्रैंड मदर जीजी को लेकर के आ जाती है। वो एनी को ब्लेम करने लगती है, उसने उसकी होने वाली बहू को बुली कैसे किया, और वो लोग यहाँ पर मिल करके एनी को बुली करने लगते हैं, उससे सॉरी बोलने के लिए बोलने लगते हैं। जीजी कहती है आई नो तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन फैमिली हमारी शादी कराना चाहती है, तुम अगर ये बैंगल चाहते हो तो मुझसे ले सकती हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनी कहती है ओ ड्रामेबाज, यहाँ ड्रामा मत करो, तुम्हारा जो ड्रामा सुनेगा उससे जाकर के ड्रामा सुनाओ, यानी कि अपने होने वाले हस्बैंड हो और उसकी फैमिली को। उसकी जब ग्रैंड मदर यहाँ पर एनी के मॉम डैड और उसके भाई का इंसल्ट करने लगती है तब एनी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और तब वो फाइट बैक करने का कोशिश करती है, लेकिन हुआ यहाँ पर वो उसे रोक देता है। हुआ की ग्रैंड मदर तो हद ही पार कर जाती है। वो एनी को क्या कुछ नहीं सुनाती है और जीजी से माफ़ी मांगने के लिए बोल रही थी। जब जीजी माफ़ी मांगने से मना कर देती है तो जीजी से वो माफ़ी मांगने से मना कर देती है और सबको बताती है कि पिछले 10 सालों से वो और वो रिलेशनशिप में है। वो उसे पटा नहीं रही थी, लेकिन एक्चुअल में वो दोनों रिलेशनशिप में है। लेकिन आपका बेटा मुझसे शादी नहीं करना चाहता, दैट्स वाई मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो अपने पोते को लेकर के जाओ यहाँ से और मेरा दिमाग ना ख़राब करो। लेकिन वो लोग यहाँ पर ये बात सुनते ही काफ़ी भड़क जाते हैं। इधर दूसरी तरफ रुआन अपने होने वाली वाइफ एनी से मिलने के लिए आ रहा होता है। उसके दोस्त उसे छेड़ रहे थे कि बड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पर शादी करने के लिए आ रहा है, क्या बात है भाई। इधर हुआ गुस्से में आकर के जब एनी उसकी ग्रैंड मदर को इंसल्ट कर रही होती है तो वो उसे धक्का दे देता है, जिस वजह से कि एनी नीचे गिरती है। उसका सर फर्श से टकराता है और उसे चोट आ जाता है और वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। एनी यहाँ पर कहती है ये लास्ट टाइम था जब तुमने मुझे हर्ट किया है, आज के बाद ऐसा करने का कभी भी कोशिश भी मत करना। जीजी को तो यहाँ पर मज़ा आ रहा होता है, वो यही तो प्लान कर रही थी। वो लोग सब मिल करके उसे बुली कर रहे थे, लेकिन तभी रुआन एनी को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। यहाँ आती है वो सबसे पहले एनी के पास जाता है जहाँ पर कि वो उसका हेल्प कर रहा होता और उन पर भड़कते हुए कहता है उसकी होने वाली वाइफ पर हाथ उठाने की गुस्ताखी किसने की। वो रुआन को देख करके शॉक हो जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या सच में वो एनी से शादी करने वाला है, तो उसे इस चीज़ से काफ़ी प्रॉब्लम था। वो नहीं चाहता था कि उन दोनों की शादी हो। अब यहाँ पर रुआन एनी को प्रोटेक्ट करता है और कहता है मेरे होने वाले वाइफ पर बुली करने वाले लोगों की फैमिली को मैं जाने नहीं देने वाला हूँ, और इस तरीके से वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा डांट लगाने लगता है। एनी कहती है छोड़ो, इनसे मुंह लगने से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे वैसे भी इनसे अब कोई मतलब नहीं है, हम चलते हैं यहाँ से। रुआन एनी को लेकर के जा रहा था, लेकिन जाते जाते उन्हें वार्न भी करता है कि अगर दोबारा उन लोगों को इसने देखा कि वो लोग यहाँ पर एनी को बुली कर रहे हैं तो वो उनका लास्ट दिन ही होगा। ऐसा कह के वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। अब रुआन एनी को लेकर के तो ज़्यादा है, वो अपनी ग्रैंड मदर को संभालने में लग जाता है। वो कन्फ्यूजन में था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और क्या सच में वो दोनों शादी कर रहे हैं। वो खुद भी तो शादी कर रहा था, फिर ना जाने क्यों उस बंदे को एक अलग ही चुल मची हुई थी। वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है जहाँ पर कि एनी उसे कहती है जो कुछ हो उस चीज़ के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो वो उसे कहता है इसमें माफ़ी मांगने वाली क्या बात है, मुझे पता है कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में थी। एनी उसे कहती है लेकिन हाँ मैंने उससे क्लियर ब्रेकअप कर लिया। वो आगे बढ़ के रुआन को खुद किस करती है और कहती है ये रही मेरी तरफ से मेरी सिंसियरिटी तुम्हारे लिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी लाइफ में तुम्हें चीट नहीं करूँगी, और वो से मैंने अपना सारा रिलेशन तोड़ लिया है। ये कहते हुए वो अपना ये चीज़ उससे दिखा रही होती है।
जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो भी उसे किस बैक करता है। तो उसकी मॉम यहाँ पर आ जाती हैं और वो बहुत ही खुश थी उन दोनों को इस तरीके से साथ में देख करके। सोच रही होती कि सही में उन दोनों ने सही डिसाइड किया एक दूसरे से शादी करने का। रोहान उसे कहता है अगर सच में वो उससे प्यार करती है और सच में वो उसके साथ रहना चाहती है तो वो कभी किसी को अब उसे हर्ट नहीं करने देगा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, इधर से उधर चीज़ें हो जाए। फिर भी एनी को फ्लैशबैक में याद आ रहा था कि क्या रूहान ने उस दिन उसकी जान बचाई होगी, क्योंकि रूहान के हाथ पे भी सेम उसी जगह दाग था जहाँ पर कि हुओ के हाथ पर दाग था उसे बचाने में। एक्चुअल में रूहान ने ही एनी को बचाया था, लेकिन वो इतना इंजर्ड हो गया था कि वहाँ हुओ आता और उसे कहता है एनी को यहाँ से लेकर के जाने, और हुओ ने यहाँ पर इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा लिया था और वो एनी को ये कह देता है कि एक्चुअल में मैंने उसकी जान बचाई है। अब रूहान ये बात एनी के पूछने पर भी उसे नहीं बताता है कि एक्चुअल में उसी ने उसकी जान बचाई। वो बस बहाना कर देता है कि बस यूं ही फाइट में लग गया था, तो वो उससे ज़्यादा सवाल नहीं करती है। वो बस उसे इतना कहती है ठीक है तो अब हम हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं ना। वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। आफ्टर दैट वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक किस करते हैं, क्योंकि उनका रिलेशनशिप सही में अब काफ़ी अच्छा चलने वाला था। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो कि एनी को आगे चल के मुश्किलें खड़ी करने वाली थी, जैसे कि अभी वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। रोहन वहाँ से बाहर निकलता है तभी उसे हुओ का कॉल आता है और वो उसे एक बार मिलने के लिए बुलाता है, ये कहते हुए 10 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, बस उस चीज़ के लिए वो एक बार उससे मिलने। एनी सोचती है ठीक है एक बार मिल करके वो उसका एहसान ख़त्म करती है और इसके बाद वो कभी उससे मिलना नहीं चाहेगी। आफ्टर दैट वो से मिलने के लिए जाती है और रूहान इन बातों को सुन लेता है। वो बिना बताए ही उन्हें फॉलो करने का डिसाइड करता है। जब वो उससे मिलने के लिए जाती है और पूछती है कि आखिरकार वो उसने उससे मिलने के लिए क्यों बुलाया, तो वो उसे कहने लगता है कि वो इतना ड्रामा क्यों ही करे। उसे पता है कि उसकी फैमिली कभी एनी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो लोग जीजी को पसंद करते, बस वो उसका दिल रखने के लिए जीजी से शादी कर रहा है। एनी उसे कहती है ये बकवास बोलने के लिए तुमने मुझे बुलाया है, मेरे पास अब इतना फुर्सत का समय नहीं हो सकता है। पिछले 10 सालों से हम रिलेशनशिप में हैं, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम इतनी आसानी से चीज़ों को कैसे भूल सकती हो। एनी कहती है आसानी से, पिछले 10 सालों से मैं तुम्हारी हिडन गर्लफ्रेंड बन करके हूँ, अब क्या चाहिए तुम्हें। फाइनली अब मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, मेरा दिमाग ख़राब करना बंद करो। और हाँ, मैं सच में रूहान को पसंद करती हूँ और मैं अब उससे शादी करने वाली हूँ। तो वो यहाँ पर रूहान का बुराई करने लगता है कि वो अच्छा नहीं है, वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो भी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, वो भी तुमसे शादी नहीं करेगा। ये बातें सुन करके यानी बहुत भड़क जाती है और वो खींच करके हुओ को थप्पड़ मार देती है और उसे वार्न करने लगती है। तभी वहाँ पर रूहान आ जाता है और वो ऐसे एंगल से देखता है उसे ऐसा लगता है कि यानी रूहान को किस कर रही है। वो वहीं पर चुपचाप खड़े रह जाता है। तभी चीज़ें यहाँ पर आती है और कह रही है देख लो तुम्हारी होने वाली बीवी मेरे होने वाले पति को कैसे पटा रही है। वो हंसते हुए कहता है तुम अपने कुत्ते को संभाल नहीं सकती हो तो मेरी बीवी को क्यों ही ब्लेम दे रही हो, उसका पट्टा अपने हैंडल में रखो ना, ताकि वो कहीं और मुँह मारने ना जाए, क्योंकि उसे पता था मिलने के लिए तो रूहान ने ये बुलाया। यहाँ पर वो एनी का सपोर्ट कर रहा होता है। ये बात सुनते ही जब यहाँ पर जीजी को गुस्सा आने लगता है तो यहाँ पर रूहान जो है उन दोनों के बीच में चले जाता है। एनी को नहीं पता था कि एक्चुअल में इस तरीके से उसने उसे बात करते हुए सुन लिया। वो वहाँ पर जा कर के बहुत ही ज़बरदस्त वाला रूहान की हुओ की पिटाई लगा देता है। अब एनी उसे रोक रही होती है ये कहते हुए कि छोड़ो जाने दो, क्यों ही इसे पीट रहे हो, ये तो उस लायक भी नहीं है, ये हमारे अटेंशन के लायक ही नहीं है। जीजी यहाँ पर हुओ को संभाल रही होती है और एनी रूहान को वहाँ से लेकर के जाती है। फिर भी वो उसकी बुराई करने से बाज नहीं आ रहा होता है। मैंने कहा था ना कि लड़के ऐसे ही होते हैं या फिर लड़कियाँ भी ऐसे ही होती हैं। आजकल की जनरेशन ही बेकार हो गई है, उसे क्या चाहिए पता ही नहीं होता है। खैर कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पर एनी रूहान को वहाँ से लेकर के जाती है। वो उससे जा कर के ऐसे फोर्स स्टार्ट कर रही होती है, उसके हाथ में चोट वोट लगा था। तो रूहान और हुओ के बीच में यहाँ एक कंपटीशन, एक बेट लग गया था। वो कह रहा था कि तुम मुझसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो मेरे कंपेयर में, चलो इस बात पर एक फ़ाइट करते, कंपटीशन करते, कौन जीतता है। तो रूहान ने ये कंपटीशन एक्सेप्ट कर लिया था। घर जा कर के वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, पैकिंग वगैरह कर रहा था। एनी को किस करते हुए कहता है तुम क्या चाहती हो, मैं जीत जाऊँ या हार जाऊँ। रूहान से एनी कहती है ऑब्वियसली कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, तो मैं यही चाहूँगी ना कि तुम जीतो। वो है ही कौन हमारे लाइफ में। उसे कहती है उसने मुझे यूँ ही बुलाया था, उसने कहा था कि वो लास्ट टाइम मुझसे मिलना चाहता है, तो वो चीज़ों को क्लियर करने के लिए बस उसके पास गई हुई थी।
और उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। वह रूहान को भरोसा दिलाती है। इनफैक्ट वो तो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए भी तैयार थी अगर उसे इस बात का डाउट है तो, कि यानी अब बेहुओं के लिए फ़ील करती है। रूहान उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, एक बार शादी हो जाए इसके बाद तो पूरी लाइफ पड़ी है ये करने के लिए। मुझे भरोसा है तुम पे, बस मैं थोड़ा सा जेलस हो गया था। मैं यहाँ पर हूँ के साथ तुम्हें देखना नहीं चाह रहा। एनी उसे कहती है मेरा अब उससे कोई रिलेशन नहीं है, मैंने फाइनली वाला ब्रेकअप उससे कर लिया है। रोहन उस पर ट्रस्ट कर लेता है। आफ्टर दैट वह एनी को अपने साथ उस कंपटीशन के लिए लेकर के जाता है जहाँ पर कि एनी के फादर भी आए हुए थे। वो यहाँ पर अपने ग्रुप के साथ यहाँ पर आया हुआ था ताकि सब उसे हारते हुए देख सके, लेकिन वो सोच करके तो आया था कि वो जीतेगा ही। यहाँ पर उसके फादर को पता चलता है कि एनी जो है वो एक्चुअल में रोहन से शादी कर रही है। उन्हें लगता था कि रोहन जो है बहुत ज़्यादा ही रूथलेस इंसान है, तो क्या वो एनी को खुश रख पाएगा, लेकिन एनी उसे अपने डैड को समझा चुकी थी कि वो रोहन के साथ खुश रह लेगी। यहाँ पर उन दोनों के बीच कंपटीशन स्टार्ट होता है। कभी ऐसे बहुत चीज़ों का यहाँ पर कंपटीशन होता है और एनी हर चीज़ में यहाँ पे रोहन का सपोर्ट कर रही होती है। ये देख करके वो कुछ जेलस हो रहा था और रोहन सारा कंपटीशन जीत भी जाता है। और वैसे तो एनी को पूरी तरीके से ट्रस्ट था ही कि रोहन जीतने वाला है, और जब वो जीतता है तो वो प्यार से सबके सामने उसे किस कर लेती है, जिसे देख करके वो को और भी जेलसी होने लगता है। और वो कहता है चलो ठीक है, अच्छी बात है, अगर तुम मुझसे अच्छे हो तो मैं भी जीजी से शादी करने ही वाला हूँ, तो क्यों ना हम दोनों ही साथ में शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। रोहन यहाँ पर हाँ कह देता है। एनी उन दोनों के साथ जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि वो यहाँ पर कुछ ना कुछ नौटंकी ज़रूर करेगा। इसी वजह से वो दोनों को साथ में ही चलने के लिए बोल रहा है, लेकिन अब रोहन ने हाँ कह दिया था तो वो मना भी नहीं कर सकती थी। अगले दिन वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं जहाँ पर कि रोहन थोड़ी देर में आने वाला था और एनी यहाँ पर अपना शॉपिंग कर रही होती है। तभी वो जीजी के साथ वहाँ पर आता है। वो उसे कह रहा होता है अरे तुम्हारा पार्टनर रोहन नहीं आया, लगता है कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। कल की बात के बाद भी उसने तुम्हें अकेले भेज दिया। एनी उसे कहती है मेरे पास तुम लोगों से बकवास करने का कोई फुर्सत नहीं है, रोहन बिजी है और वो थोड़ी देर में यहाँ पर आ ही जाएगा। लेकिन जीजी एनी का इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तो वह एनी को बोली करने लगती है, जहाँ पर कि जीजी को वो थप्पड़ मार देती है। जीजी एनी को धक्का देती है और गलती से एनी का वो ब्रेसलेट टूट जाता है जो कि रोहन के मॉम ने उसे दिया था। इस बात पर वो बहुत ही भड़क जाती है और वो जीजी से लड़ने लगती है, ये कहते हुए कि तुम्हें पता भी है कि ये कितना महंगा है और तुमने इसे तोड़ दिया। वो यहाँ पर आता है, जीजी एनी का कंप्लेन करने लगती है और वो यहाँ पर जीजी को ही सपोर्ट कर रहा होता है। एनी को कहता है कि बस एक बैंगल के लिए तुम इतना तमाशा कर रही हो। एनी उससे कहती है ये तुम्हारे लिए बस एक बैंगल होगा, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो उसके मुंह पे पैसे मारते हुए कहता है कि रखो इस बैंगल के पैसे और मेरी फियांसे को परेशान मत करो। जीजी को एनी को अफसोस हो रहा था कि उसने इस गधे से क्यों ही प्यार किया था। पिछले 10 सालों से वो इस इमोशनलेस इंसान से कैसे प्यार कर सकती थी। अब तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रोहन एनी के सपोर्ट में आ जाता है। एनी से पूछता है क्या हुआ, वो रो क्यों रही है। एनी उसे बताती है देखो ना, तुम्हारी ग्रैंडमदर ने मुझे इतना प्यार से ये ब्रेसलेट दिया था और जीजी ने उसे तोड़ दिया। रोहन एनी को कहता है कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना। वो हुआ को वार्न करता है 3 दिनों के अंदर 8 मिलियन जो कि इस ब्रेसलेट का प्राइस है, अगर उसके अकाउंट में पैसे नहीं भेजे उसने तो वो उस पर पुलिस केस करेगा और इससे जीजी को जेल हो जाएगा। और अगर तुम लोग पैसे नहीं देने वाले हो तो जेल जाने के लिए तैयार रहना। जीजी उसका प्राइस सुन करके शौक हो जाती है। वो हुआ से उसका हेल्प करने के लिए कहती है। 8 मिलियन उसके पास थे ही नहीं, वो देती कहाँ से। एनी उसे कहती है तो मुझे परेशान करने से पहले सोचना चाहिए था ना। हुआ को लगने लगता है कि ये लड़की इतना ड्रामा क्यों ही करती है, 8 मिलियन का मेरा नुकसान कर दी। उन दोनों को मिला जुला करके वो पैसे तो देने पड़ेंगे क्योंकि जीजी ने ये ब्रेसलेट तोड़ा है। अब वो यहाँ पर जीजी पर गुस्सा करने लगता है कि आखिरकार वो ऐसी हरकतें करती ही क्यों हैं। बताओ, खड़े खड़े 8 मिलियन का नुकसान कर दिया उसने। रोहन यहाँ पर एनी को संभालते हुए कहता है डोंट वरी, मैंने कहा था ना मेरे होते हुए अब कोई तुम्हें बोले नहीं करेगा। ये कहते हुए वो एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी तबीयत ख़राब होने की एक्टिंग करने लगती है तो वो उसे संभाल रहा होता है। अगले दिन रोहन एक फ़ाइट पर गया हुआ था जहाँ पर कि वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और उसी दिन यहाँ पर एनी और रोहन की शादी होने वाली थी। स्टेज पर जा कर के एनी रोहन के आने का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी देर हो जाता है, कुछ घंटे बीत जाते हैं लेकिन रोहन आता ही नहीं है। उसकी जगह वहाँ पर हुआ आ जाता है।
वो को यहाँ पर आया देख करके यानी शौक हो जाती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो वो उसे कहता है कि देखो मैं तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ, रुआन नहीं आने वाला। तुमने न्यूज़ नहीं देखा क्या, एक्चुअल में एक बड़े जंग में उसकी जान चली गई है। अब यहाँ पर ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही थी कि एक्चुअल में उस जंग में रुआन ज़िंदा है या नहीं, लेकिन एनी को पूरा भरोसा था कि रुआन ठीक है और वो ज़िंदा है। वह ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो पर उसके फादर गुस्सा कर रहे होते और कहते हैं कि वह क्या तमाशा कर रहा है, एनी रुआन से ही शादी करने वाली है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीजी और हुओ की ग्रैंड मदर भी आ जाते हैं। जीजी कहती है कि तुम अपनी शादी छोड़ करके यहाँ पर एनी से शादी करने के लिए कैसे आ सकते हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तो हुओ से कहता है मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं एनी से शादी करने के लिए आया हूँ। सब यहाँ पर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हुओ की ग्रैंड मदर आकर के एनी को जिम्मेदार ठहराने लगती है और कहने लगती है कि तुम ही ने मेरे पोते हुओ को बढ़ाया है, तभी वो अपनी शादी छोड़ करके यहाँ पर आया है। सब एज यूजुअल यहाँ पर मिल करके एनी को बुली करने लगते हैं और उसी को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। लेकिन एनी हुओ से किसी हालत में शादी नहीं करने वाली थी और थैंकफुली वहाँ पर रुआन आ जाता है। हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा इंसर्ट था, लेकिन फिर भी उसे पता था कि आज रुआन और एनी की शादी है, तो वो सब कुछ छोड़ करके वहाँ पर आ जाता है। आधे ही सबसे पहले तो वो हुओ की पिटाई लगाता है, ये कहते हुए कि तुम मेरी शादी ख़राब करने के लिए कैसे सोच सकते हो, मेरे ज़िंदा होते हुए तुम मेरी होने वाली वाइफ से शादी करोगे, शकल देखा है अपना। ऐसा कह के वह एनी को जा कर के संभालता है, जहाँ पर कि एनी उसे देख करके बहुत ही खुश हो जाती है। वो उसे कहता है डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ ना, हमारी शादी हो करके रहेगी। एनी यहाँ पर रुआन की फिक्र कर रही थी कि वो ठीक तो है ना, क्योंकि वो ऐसे जंग से सीधा लौटा है और सब न्यूज़ आ रहा था कि वो इतने बुरी तरीके से इंजर्ड है, उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर हुओ की फैमिली को बाहर भेज दिया जाता है और वो इस तरीके से कह रहा होता है कि अगर दोबारा मेरी वाइफ को तुमने परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। ऐसा कहते हुए हुओ और उसकी फैमिली को उस पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। उनके जाने के बाद फाइनली सब कुछ नॉर्मल होता है। रुआन को वो हॉस्पिटल लेकर के जाना चाह रही थी, लेकिन रुआन उसे कहते हैं नहीं, पहले मैं तुमसे शादी करूँगा और इसे ड्रेस में शादी करूँगा। आफ्टर दैट कुछ देर उनके शादी के सारे रिचुअल्स चलते हैं, उन दोनों की शादी हो जाती है। अब ये सब कुछ होने के बाद दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसकी ग्रैंड मदर इन दोनों को काफ़ी डांट लगा रही होती है। जीजी यहाँ पर इमोशनल कार्ड खेलते हुए हुओ को मना ही लेती है और उसे कहता है ठीक है, वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। जीजी मन ही मन हंसने लगती है कि हुओ से तो वो शादी करके रहेगी। आफ्टर दैट एनी रुआन को हॉस्पिटल लेकर के जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि इसकी कुछ चोट जो है बहुत गहरी और भरने में वक्त लगेगा। एनी रुआन का फिक्र कर रही होती है और उसका केयर कर रही थी। वो प्यार से उसे किस कर लेता है, कहता है आज हमारी हनीमून नाइट है। एनी उसे कहती है पहले ठीक हो जाओ, हनीमून नाइट हम मनाते रहेंगे। रुआन को एक्चुअल में पेन तो हो रहा था, लेकिन वो एनी के अलावा रहना नहीं चाह रहा था। वो वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलती है, तभी वो उसे मिलने के लिए आ जाता है। उसे बगल वाले कमरे में बात करने के लिए लेकर के जाता है। ये कहते हो कि अगर वो नहीं चाहती है रुआन को पता चले तो वह शांति से उससे बात करे। एनी कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, एक तो तुम हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहते थे, जीजी से खुद शादी करना चाहते थे, और जब मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो फिर तुम अब मेरे पीछे आ रहे हो। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पिछले 10 सालों से हमारा रिलेशन था। एनी हंसते हुए कहती है अच्छा तो फिर जीजी क्या कर रही है हमारे बीच। तभी इधर रुआन एनी को ढूंढने के लिए आने लगती है। एनी उसे नहीं बताती है कि एक्चुअल में वो हुओ से बात कर रही है, लेकिन रुआन ने हुओ के सूज को देख लिया था। उस बेचारे को बहुत ही बुरा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि शादी के बाद भी एनी हुओ से अभी भी कनेक्टेड, और इतना ही नहीं वो उसे झूठ भी बोल रही है, लेकिन वो उसे ये बात नहीं बताता है। वो उस पर ट्रस्ट करने का डिसाइड करता है, ये सोचते हुए कि एनी यहाँ पर खुद ही अगर कुछ बातें बताने लायक होंगी तो उसे बता देगा। ऐसा करके वो अपने कमरे में चले जाता है। एनी थोड़ी देर बाद यहाँ पर आती है तो रुआन यहाँ पर सोने की एक्टिंग कर रहा था। वो प्यार से उसकी फॉरहेड पर किस करते हुए कहती है मैं जल्दी ही सब कुछ ठीक कर लूँगी, डोंट वरी, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं तुम्हें चीट नहीं करूँगी, तो मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद एक धोखा झेल करके आई हूँ। बस ये बातें बोल करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो उसके लिए गिफ्ट बाई करना चाह रही थी, एक प्यारा सा वॉच, लेकिन तभी वहाँ पर जीजी एज यूजुअल ला करके पंगे क्रिएट करने लगती है। तब तक हम लोग देखते हैं कि कुछ गुंडे लोग भी उस शॉप में आ जाते हैं और जीजी को पकड़ लेते हैं। वो लोग उसे मारने ही वाले थे। एनी यहाँ पर इंसानियत दिखाते हुए जीजी को बचाने का कोशिश करती है, लेकिन जीजी इतनी बदमाश थी कि वो यहाँ पर एनी को ही उन गुंडे लोगों के हवाले कर देती है, ये कहते हुए कि इसे लेकर के जाओ और मुझे छोड़ दो। अब वो गुंडे लोग
एनी को पकड़ लेते हैं। उन दोनों को पकड़ने के बाद वो लोग यहाँ पर पूरी दुकान में चोरी डालते हैं और वहाँ से निकलने का कोशिश कर रहे थे। तब तक पुलिस बाहर आ चुकी थी। पुलिस को अलर्ट हो चुका था कि एक्चुअल में गुंडे लोगों ने यहाँ पर इन लोगों पर अटैक किया है। इसी वजह से अब बाहर इस तरीके से हुआ था। अब हुआ को उन दोनों को में से किसी एक को ही चूज करने के लिए बोला जाता है। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जीजी को ही चूज करने वाला था, तो वो जीजी को गुंडे लोगों को सेफली जाने देने के लिए बोलता है। लेकिन जैसे ही जीजी वहाँ से जा रही थी तो एनी अब जीजी को पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे भी चूज नहीं किया और मुझे भी सेव नहीं किया तो मैं खुद इसे मार डालूंगी। अब वो गुंडे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमसे भी बदमाश निकले, आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर। तब तक हम लोग देखते हैं कि थैंकफुली यहाँ पर रोहान आ जाता है और वो यहाँ पर एनी को भी सेव कर लेता है और वो गुंडे लोगों को पकड़ लेता है। और इस तरीके से यहाँ पर एनी और जीजी दोनों तो वैसे ही सेव हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो यहाँ पर एनी को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि अगर यहाँ पर जीजी को कुछ हो जाता तो एनी हंसते हुए कहती है, ये लड़का अभी आज तक कह रहा था कि ये मुझसे प्यार करता है और जब जान बचाने की बारी आई तो बचा जीजी को रहा है। ऐसा प्यार मुझे तो नहीं चाहिए भाई, तुम जा करके अपनी वाइफ जीजी को ही दो। रोहान यहाँ पर एनी को सेव करते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। ये कहते हो, हम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। एनी कहती है कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम आए तो, और तुम मेरे लिए तो आए। अब मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। और वो गुस्से में आ करके जो वॉच उसने रोहान के लिए खरीदा था वो तो वो ने तोड़ दिया, उसके मुंह में वो वॉच डाल देती और कहती इतना घटिया बोलते हो तुम, तुम्हें तो ज़िंदा रहने का भी हक नहीं है। वो 1% का रत्ती भर का भी अफसोस नहीं था जो कुछ वो कर रहा होता है। इनफैक्ट वो तो खुद में सोच रहा था, अरे वो तो लड़का है, पिछले 10 सालों से एनी उसके साथ रिलेशनशिप में है, वो उसे छोड़ करके भला जाएगी ही कहाँ। आफ्टर दैट रोहान एनी को घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि अब उसे थोड़ी चोटें भी लगी थी तो वो फर्स्ट एड कर रहा होता है। एनी बहुत ज़्यादा ही शुक्रगुजार थी कि रोहान उसे सेव करने के लिए आए। दोनों के बीच यहाँ पे रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं और फाइनली वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं शादी से पहले ही। एनी वैसे भी अब रोहान से एक्शन में प्यार करने लगी थी, उसे दिख रहा था ना कि वो उसके लिए उसकी प्रायोरिटी है। अगली मॉर्निंग जब रोहान जगता है तो एनी थोड़ा सा ही फील कर रही होती है। वो उसे कहता है और जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। एनी अपने बॉडी पर लव बाइट को देख करके और भी शाय फील करने लगती है। फिर वो नीचे जाती है जहाँ पर कि रोहान ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। इनका तो रोमांस ही ख़त्म नहीं हो रहा होता है। आफ्टर दैट कुछ दिनों बाद वो डॉक्टर को चेक कराने के लिए जाती है जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। स्टिल उसके बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी थी और यहाँ पर इसी ये भी रीज़न था हुओ की फैमिली को एनी को एक्सेप्ट ना करने का। एनी वहाँ से लौट रही होती है तभी वहाँ पर वो जीजी को किसी से बात करते हुए सुनती है। एक्चुअल में वो किसी के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी और वो हुओ नहीं था, इसी वजह से उसे शादी करने की इतनी जल्दीबाजी कर रही होती है ताकि हुओ के बच्चे का नाम लगा सके। वो हुओ से कोई प्यार व्यार नहीं करती थी, वो तो बस पैसे और पावर के लिए उससे शादी कर रही थी। जीजी भी ये चीज़ देख लेती है कि एनी ने उसको सुन लिया, वो समझ गई है कि वो चीटिंग कर रही है, ये चीज़ उसने देख लिया है। एनी उसे कह रही है मैंने भी कुछ यही सोचा था, वो के साथ यही होने वाला है, दूसरे को हर्ट करेगा तो उसे धोखा तो मिलने ही वाला है। ये कह के वो तो वहाँ से चली जाती है। जीजी यहाँ पर अब अपना बच्चा है बॉट करा देती है एनी पर ब्लेम लगाते हुए, क्योंकि यहाँ पर अगर बेबी होता तो उनका पोल खोल देती ना एनी। इस बात से अनजान एनी तो इस तरीके से अपनी सासू मोम से मिलने के लिए गई हुई थी जहाँ पर कि वो उसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रही थी। एनी सोचती है कि अपने इस बॉडी कंडीशन के बारे में रोहान की मोम को बताने के लिए, क्योंकि उन्हें भी सच जानने का हक है। जैसे वो यहाँ पर उसे वो बात बताने वाली थी तभी वहाँ पर जीजी हुओ की ग्रैंडमदर को लेकर के आ जाती है। हुओ की ग्रैंडमदर एनी और उसकी सास को दोनों को बुली करते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले पोते को अबॉर्ट कराने की। साथ ही में हुओ भी आया हुआ था। हुओ जीजी को एनी को ब्लेम लगाते हुए कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक तरफ तो कहती हो कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और दूसरी तरफ दिखा रही हो कि इस तरीके से तुमने जीजी के बेबी को अबॉर्ट करा दिया। ये जानने के बाद एनी हंसते हुए कहती है शुक्र मनाओ बेटा कि तुम्हारा ये बच्चा अबॉर्ट हो गया, अगर इस दुनिया में आता ना तो पूरी ज़िंदगी तुम रिग्रेट ही करते रह जाते। जैसे वो उसे बताने वाली थी कि एक्चुअल में ये उसके बेबी को लेकर के प्रेगनेंट नहीं थी, तो जीजी यहाँ पर ड्रामा करने लगती हैं कि देखो मैंने तुम्हारी वजह से मेरा अबॉर्शन हो गया, तुमने हॉस्पिटल में मुझे इतना बुली किया कि मेरा अबॉर्शन हो गया, ये वो पूरा वो बोल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, उसका तो दिमाग ही ख़राब हो रहा होता है। थैंकफुली वहाँ पर रोहान एनी को सेव करने के लिए आ जाता है। जब वो यहाँ पर आता है तो वो की ग्रैंड मदर बताती है कि खुद की बहू जब यहाँ पर बच्चे पैदा नहीं कर सकती है तो यहाँ पर तुम
क्यों ही हमारी फैमिली को बर्बाद करने के पीछे पड़े हुए हो। और उसकी मॉम को ये बात पता चलता है। अब यहाँ पर हो कि मॉम को कहना था क्या हो गया, तो एनी अगर बेबी पैदा नहीं कर सकती हो तो इसमें कौन सा प्रॉब्लम का बात है। बच्चा ना पैदा करना ये तो भगवान के हाथ में होता है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पे बच्चा पैदा करने की मशीन थोड़ी ना खरीद रहे हैं जो इतना ज़्यादा तुम लोग ड्रामा कर रहे हो। हमारा बेटा रोहान एनी से प्यार करता है और ये बड़ी बात है। दोनों के बीच ऐसे लड़ाई झगड़े होने लगते हैं जहाँ पर कि रोहान यहाँ पर आ करके ये पोल खोल देता है कि एक्चुअल में जो जीजी है वो हो के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि वो किसी और के बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट थी। इसी वजह से उसने इतनी जल्दीबाजी में एबॉर्शन करा लिया। जैसे ही ये बात सामने आता है तो वो यहाँ पर हो भड़क जाता है। बड़ा वो एनी को ना चूज करके जीजी से शादी करने जा रहा था और उसे शादी से पहले ही ऐसे धोखा मिल जाता है। ये बात सुनते ही उनका तो मुंह ही बन जाता है। जीजी और उसकी फैमिली से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन वो लोग उससे अपना रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं। और गुस्से में आकर के जीजी जब एनी पर अटैक करने वाली थी तो रोहन बीच में आ जाता है। चोट उसे लग जाता है, उसके सर पर चोट लग गया था। एनी उसे हॉस्पिटल में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि हो अब एनी से माफ़ी मांग करके उनके रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए बोलने के लिए आता है। वो उसे गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा हस्बैंड रोहन आज कोमा में है और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें माफ़ करने वाली हूँ और तुम यहाँ पर रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए आ गए। मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। यहाँ पर रोहान की मॉम भी आती है, वो भी उस पर इसी वजह से गुस्सा कर रही होती है। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा ऐसे कोमा में है, चले जाओ यहाँ से वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तब तक हम लोग देखते हैं कि रोहान को होश आ जाता है, लेकिन वो इस तरीके से मेमोरी भूलने की एक्टिंग करने लगता है क्योंकि उसे ये बात कंफर्म नहीं था कि एनी एक्चुअल में उससे प्यार करती है। फिर भी जब उसकी मॉम से बताती है कि एक्चुअल में एनी उसकी फियांसे है तो वो उससे उतने ही प्यार से बिहेवियर कर रहा होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो एनी को सपोर्ट करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। इस तरीके से जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो वो जाते जाते कहता है तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस तरीके से तुमने एनी से शादी किया है। वो यहाँ पर उसे प्यार से किस करते हुए कहती है डोंट वरी, मैं यहाँ पर अब तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हारी मेमोरी लॉस हुई है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी और मैं तुम्हें हमेशा ही संभाल करके रखने वाली हूँ। ऐसा कहते हुए वो यहाँ पर उसका केयर कर रही होती है। अब रोहान को लग रहा था कि वो इसके इतना फिक्र कर रही है, अगर उनकी लाइफ इसी तरीके से हैप्पी एवर आफ्टर चलती रही तो फिर ये कितनी अच्छी बात है। वो फ़िलहाल के लिए वहाँ से चले जाता है, लेकिन रात में वो रोहान से वापस से मिलने के लिए आता है और ये कहता है मुझे पता है कि तुम मेमोरी लॉस होने का एक्टिंग कर रहे हो एनी का सिंपैथी पाने के लिए और मुझे और गलत साबित करने के लिए, क्योंकि जीजी की वजह से तुम्हें चोट लगा है। रोहान कहते हो कि चलो तुम्हें कम से कम प्लान समझ तो आ गया, लेकिन जाओ यहाँ क्या कर रहे हो, एनी को बताओगे नहीं क्या हुआ, वो तुम पर भरोसा नहीं करेगी। बोल रहे हो कि उसका भरोसा खुद ही तुमने खोया। एक तो तुमने मेरी आइडेंटिटी ली, 10 सालों से तुम एनी के साथ रहे, फिर भी तुमने एनी की कदर नहीं की और जब फाइनली मैंने उससे शादी कर लिया तो तुम्हें आग लग रहा है कि उसने तुम्हें छोड़ करके मुझसे शादी कैसे कर ले। दोनों के बीच यहाँ पर काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, जहाँ पर कि रोहान यहाँ पर हो के पिटाई लगा रहा होता है और वो चुपचाप मार भी खा रहा था। क्या करेगा, सेकंड में लीड है ना। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं रोहान की मॉम इधर आने लगती हैं। उसे यहाँ पर रोहान की एक्शन में काफ़ी फिक्र हो रही थी तो वो दोबारा देखने के लिए आती है। उन दोनों को लड़ते झगड़ते हुए देख करके वो डांटते हुए हो को वहाँ से जाने के लिए कहती है। हो उसे कहता है मैं कभी भी तुम्हें एनी को अपना बनाने नहीं दूंगा, एनी यहाँ पर मेरी ही रहेगी। ये कहते हुए अगले कुछ दिनों बाद यहाँ पर एनी रोहान के कैंप में उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि रोहान अब भी प्रैक्टिस वगैरह कर रहा होता है। उसे सिर्फ एनी के अलावा बाकी सब कुछ याद था। एनी उसे प्रैक्टिस करते हुए देख करके काफ़ी प्राउड फील कर रही थी और यहाँ पर इस तरीके से वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए चली जाती है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ कुछ देर टाइम स्पेंड करते हैं, रोमांस करते हैं। आफ्टर दैट एनी लौट आती है, जहाँ पर कि हो को जॉब से निकाला गया था क्योंकि जो कुछ उसने एनी के साथ किया ये बात तो सबको पता चल जाता है। जीजी से भी उसका रिश्ता टूट चुका था और इस तरीके से हो को यहाँ से निकाल भी दिया जाता। वो उसे पूछे सच सच बताओ कि तुमने मेरी जान बचाई थी, तो वो अब भी उसे झूठ बोल रहा था कि हाँ 10 साल पहले मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। लेकिन एनी को अब डाउट होना स्टार्ट हो चुका था कि हो तो वो इंसान हो ही नहीं सकता है जिसने मेरी जान बचाई होगी, वो इतनी आसानी से कैसे बदल सकता है। उसके फादर यहाँ पर इन दोनों को बात करते हुए सुन लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि एनी और वो रिलेशनशिप में आखिरकार क्यों ही थे। वो उन्हें 10 साल पहले एनी की जान बचाई थी इसी वजह से।
एनी वहाँ से बाहर निकलती है रोहन के साथ, तभी हुओ की ग्रैंड मदर आकर के यहाँ पर तमाशा करने लगती हैं। वो इस तरीके से एनी से कहती थी कि तुम्हारी वजह से हुओ को जॉब से निकाल दिया गया और तुम हमें इतनी बुली कैसे कर सकती हो। सब यहाँ पर एनी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लेकिन एनी को इन बातों से क्या ही घंटा फ़र्क पड़ता है, लेकिन रोहन को फ़र्क पड़ रहा था। वो सबको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि किस तरीके से इसमें एनी की कोई गलती नहीं है। वो पिछले 10 सालों से उसके साथ हिडन रिलेशनशिप में था। बात शादी की आई तो वो उसे छोड़ करके जीजी के साथ खुद शादी करने लगा था और अपने कांड की वजह से उसे जॉब से निकाला गया। सबको ये बात पता चलता है तो सारे चुप हो जाते हैं। रोहन को इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में यहाँ पर हुओ की ग्रैंड मदर का एक्सीडेंट करने का प्लान करता है, लेकिन सिर्फ उन्हें डरा करके छोड़ देता है। एनी उन्हें रोकती है कि नहीं, इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इन लोगों ने जो कांड किया है उनको तो इनकी गलती की सज़ा मिल ही रही है। रोहन वहाँ से बाहर निकलता है और वो हुओ को वार्न करता है कि अपनी ग्रैंड मदर को लेकर के वहाँ से जाओ। मेरे पर्सनल लाइफ को अगर तुम लोगों ने डिस्टर्ब करने का कोशिश किया है तो मैं तुम लोगों को जाने नहीं देने वाला हूँ। और यहाँ पर एनी को पता चलता है कि एक्चुअल में रोहन ने ही हुओ की जान बचाई थी, एनी की जान बचाई थी 10 साल पहले, ना कि हुओ ने एनी की जान बचाई थी। वो हुओ को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से इतने साल मैं रोहन से दूर रही। मैं तुम्हारे साथ इसी वजह से रिलेशनशिप में थी क्योंकि मुझे लगा कि तुमने मेरी जान बचाई है। वो दोनों घर जाते हैं एनी को न्यू ईयर पर गिफ्ट देने के लिए। रोहन अपने हाथों से कुछ बना रहा होता, मतलब ओवरऑल अब उनकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी। एट द एंड यहाँ पर रोहन और एनी हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और एनी एक्चुअल में प्रेग्नेंट भी हो जाती है। उसे किसी चीज़ की डिफिशियंसी थी, ऐसा नहीं था कि वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती थी। और हमारी कहानी इसी हैप्पी एंडिंग पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।